चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जिनमें से हमने बहुत सारे ग्रुप को पढ़ लिया है और इसमें की कुछ ग्रुप पढ़ने को बाकी है, जिनमें से पार्ट ऑफ द ग्रुप को प्लांटी किंगडम यानी कि प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम को हमने कंटिन्यू कर लिया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। विषाणु को यानी कि वायरस को, वायराइड को, प्रियन को तथा लाइकेन को, ये सारे जो है वो विषाणु के अंदर आते हैं। और यानी कि यहाँ पे हमको कितने प्रकार पढ़ने हैं? पहला वायरस, दूसरा वायराइड, तीसरा प्रियन और चौथा लाइकेन। इन सबको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले चलो हम यहाँ पे विषाणु से कंटिन्यू करते हैं। तो यानी कि जो विषाणु है, और यहाँ पे हमने 5 जगह सबसे पहले तो कंटिन्यू किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद इतने जो यहाँ पे हमारे पॉइंट है, ये अलग से पॉइंट है, ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा सुझाई गई 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रियन का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि जो यहाँ पे आर्यस बैक्टीरियर वैज्ञानिक थे, अब आर्यस बैक्टीरियर किस चीज के वैज्ञानिक थे? जो आर्यस बैक्टीरियर थे वो वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पे जीव जगत का वर्गीकरण 5 डायरेक्शन में किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आर्यस बैक्टीरियर नहीं किया था, यहाँ पे तो आर्यस नहीं लिखा है, लेकिन आर्यस बैक्टीरियर द्वारा ही किया गया। देखो यहाँ पे लिखा है आर्यस बैक्टीरियर द्वारा सुझाई गई 5 जगत वर्गीकरण में, यानी कि उन्होंने जो 5 जगत यहाँ पे निकाला मोनेरा, प्रोटिस्टा करके, उसमें से ना तो लाइकेन को कोई स्थान दिया उन्होंने और ना ही अकोशिकीय जीव यानी कि जिनमें कोशिकाएं नहीं है, जैसे कि वायराइड, इनको भी कोई स्थान नहीं दिया गया और प्रियन को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि जब आप उनको, जैसे कि मान लो ये हमारे ग्रुप है, जब आप इनको ग्रुप में नहीं रखोगे तो इनका उल्लेख कैसे करोगे? जब आपने इनको ग्रुप में रखा ही नहीं तो उल्लेख ही कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए जैसे कि अब ये भी तो है, एक जीव है, तो ये एक प्राणी ही, तो भले ही इनका उल्लेख ना किया गया हो, भले ही ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया में ना आते हो, लेकिन है तो प्राणी ही, कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इनको अलग से ही हम पढ़ लेते हैं कि लाइकेन क्या है, प्रियन क्या है, वायराइड क्या है, वायरस क्या है, इनको अलग अलग करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है, इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया। इसका मतलब यह है कि वायरस क्या है, उसको वायरस को हम पढ़ेंगे, वायराइड क्या है इसको पढ़ेंगे, प्रियन, लाइकेन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हम सभी कभी ना कभी जुकाम अथवा फ्लू ग्रस्त होते हैं, कि जैसे कि मौसम में परिवर्तन होता है, ठंडी से गर्मी का, या फिर गर्मी से ठंडी का, या फिर गर्मी में बरसात का हो जाना, ठंडी में हल्की फुल्की बारिश हो जाना, तो ऐसे सीजन में हमको जुकाम, खांसी, बुखार आ जाता है। तो इसमें बोला गया है कि जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानते हो कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है, यानी कि इसको वायरस कैसे प्रभावित करता है? अब हमको जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, तो कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई विषाणु द्वारा ही ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पे यही बोला है कि क्या आप जानते हो कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है, जुकाम होने का कारण क्या है, और जुकाम होता है तो वायरस किस टाइप से प्रभावित करता है। वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, वायरस को हम वर्गीकरण में नहीं पढ़ते हैं। वायरस को, लाइकेन को, प्रियन को, वायराइड को हम किसी भी ग्रुप में रख के नहीं इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये शायद निर्जीव है, क्यों शायद नहीं, सच में, क्योंकि ये निर्जीव है। क्योंकि ये वास्तविक जीव नहीं है। इनको हम इसलिए 5 जगत के वर्गीकरण में ना तो हमने पेड़ पौधे में जोड़ा, ना तो हमने जीव सजीव में जोड़ा, ना तो हमने मोनेरा जगत में जोड़ा, ना तो प्रोटिस्टा में जोड़ा, ना ही कवक में जोड़ा। इसका क्या कारण था? इसका कारण यही है कि ये जीव नहीं है,
इनमें जीवन नहीं पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जिंदगी भर जीवन नहीं पाया जाएगा, कभी ना कभी तो इनमें जीवन पाया जाता है, तभी तो ये जीव है, क्योंकि ये वास्तविक जीव नहीं है। यदि हम यह मानते हैं, अगर हम यह मानते हैं कि ये वास्तविक जीव नहीं है या फिर ये जीव है, यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, यानी कि अगर कोई सजीव है तो उनमें कोशिका संरचना पाई जाएंगी, हर वो चीज पाई जाएगी जिससे उसका जीवन यापन हो सके। जीवित रहने के लक्षण क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था। मूवमेंट करना है, वृद्धि करना है, भोजन को पचाना है, रासायनिक क्रियाओं का होना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन को दर्शाती हैं कि अगर ये सारी चीजें पाई जाती है तो समझ लेते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो इसमें सजीवों की कोशिका संरचना होती है। वायरस अकोशिकीय जीव है। वायरस एक ऐसा जीव है जिनमें कोशिकाएं शायद ही नहीं होती हैं। अकोशिकीय जीव का ये भी हो सकता है कि एक कोशिकीय जीव, और अकोशिकीय का जीव ये भी हो सकता है कि इनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। अब रवा क्या होता है? रवा ये होता है कि जैसे अगर आप लोगों ने कभी चीनी को गलाया हो, मान लो चीनी तो अभी छोटी छोटी गोली गोली जैसा रहती है ऐसा, लेकिन जब इसको हम गलाते हैं तो फिर ये गल के बिल्कुल पानी सा हो जाता है, फिर इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो ऐसे रवेदार थोड़ी लंबी लंबी बन जाती है, तो इसी को रवेदार बोलते हैं। तो इनकी जो संरचनाएं होती हैं वो सजीवों से दूर, यानी कि अगर ये इस जगह पे, मान लो कि अगर ये इस जगह पे घूम रहा है, यहाँ पे किसी जीवित मतलब जीवित जीव या जीवित प्राणी का संपर्क नहीं है, तो यहाँ पे इतनी जगह पे ये रवेदार के रूप में रहेगा। ठीक है, बाहर देखो, सजीव कोशिका के बाहर, इंसानों से दूर या फिर दूसरे जीवों से दूर, जहाँ पे जीवन मतलब जहाँ पे वो नहीं आ जा सकते हैं, तो ये अगर उस संपर्क में रहते हैं, सजीवों की कोशिका से दूर रवेदार होती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देती हैं, अभी मान लो कि ये इतने डिस्टेंस में ये है, रवेदार इनकी संरचना है, लेकिन अगर ये जैसे कि अगर इधर से कोई जीव आता जाता है तो जैसे ये उसके संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, अगर बिल्कुल सा इनके बगल से कोई गुजरे या फिर ये उनकी स्किन पे जाके या फिर कहीं पे भी जाके अगर लग जाए तो तुरंत उनको संक्रमित कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्राकृतिक बनाने में करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी तो ये निर्जीव थे, यहाँ पे जीवन नहीं है, अभी ये निर्जीव है, लेकिन जैसे ही ये इंसानों के या फिर किसी जीवित जीव के संपर्क में आते हैं, वैसे ही ये उनकी कोशिका में संक्रमित कर देते हैं और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में तुरंत ही लग जाते हैं, अपनी प्राकृतिक बनाने में लग जाते हैं। ऐसा कि जैसे मान लो भी ये किसी जीवित इंसान से दूर थे, तो अब जैसे ही ये उनके पास आएंगे तुरंत उनकी बॉडी से टच होंगे, उसके बाद अगर ये बॉडी के अंदर जा पाएंगे, बॉडी के अंदर जाते हैं तभी तो हमें खांसी जुकाम होता है, तो जैसे ही बॉडी के अंदर ये इंटर करते हैं वैसे ही कि अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अपना काम स्टार्ट करने का ये मतलब है कि जैसे ही हमारे शरीर में तुरंत क्रियाएं करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही क्रियाएं होंगी हमें परेशानी होनी शुरू हो जाएगी और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? यानी कि ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आप वायरस को क्या कहोगे? सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जीवन नहीं होता है, इसमें जीवन नहीं होता है, लेकिन जीवन नहीं होता है ये सच बात है, लेकिन जैसे ही सजीव के संपर्क में आएंगे तुरंत ये जीवित हो जाएंगे। तो अब आप इसको सजीव बोलने वाले हैं या फिर निर्जीव बोलने वाले हैं? इनमें दोनों तरीके की चीजें होती हैं, जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी जीवित चीजों से दूर अगर ये रहे तो ये निर्जीव रहेंगे, और जैसे ही किसी लिविंग थिंग्स के संपर्क में आते हैं तुरंत ये सजीव हो जाते हैं। ठीक है, वायरस का अर्थ है, अब वायरस का अर्थ क्या है? हर एक चीज का अर्थ तो पता लगना जरूरी है। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल, वायरस और विष अथवा विषैला तरल ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। विषैला, सांप का जहर विषैला होता है, सांप में विष होता है ना। डिमिट्री
इबेनोवैक्सी 1892 में ने तंबाकू को मोजक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। यानी कि जो हमारे तंबाकू का पेड़ होता है, उनकी जड़ों में, उनके तने में, उनके पत्तियों में उन्होंने एक रोग को पहचाना था, जिन्हें उस रोग को उन्होंने पहचाना और उसी रोग को इन्होंने नाम दिया वायरस। वायरस नाम दिया। अब अभी हम ये सोच सकते हैं, देखो अब यहाँ पे वायरस को नाम दिया है तो इसका मतलब यही है कि जो वायरस की खोज करता है, वायरस के यहाँ पे जो भी खोज करता है वो डिमित्री ही है। डिमित्री वायरस की खोज करने वाले कौन है? डिमित्री है। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। अब बैक्टीरिया का जो शेप एंड साइज होता है, यानी कि बैक्टीरिया जिस भी आकार के होते हैं, चलो मान लेते हैं कि बैक्टीरिया का अगर आकार इतना सा है, तो यहाँ पे जो वायराइड होंगे वो बैक्टीरिया से तो बिल्कुल छोटे होंगे, इतने से। अब ये हमारा बैक्टीरिया और ये हमारे वायराइड हैं, ठीक है। तो इनका जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल जाते हैं। इनका मतलब ये है कि जैसे अब हम यहाँ पे अगर इनको हम खोजना चाहें, चलो मान लेते हैं कि हमने एक बॉक्स ले लिया, इसमें हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारा तरल भर दिया है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ है, कई सारी सड़ी गली चीजें हमने यहाँ पे डाल दी हैं। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे वायराइड भी हमने डाल दिया, अगर यहाँ पे बिल्कुल एक सा भी अंश पाया गया कि चलो इसमें वायराइड है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो फिर हम इनको फिल्टर से करके अलग करके देखते हैं कि वायराइड वायरस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बैक्टीरिया फिल्टर लगा देते हैं, बैक्टीरिया फिल्टर लगा दिया और इसी डिब्बे को लाके यहाँ पे पलट दिया, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं बैक्टीरिया तो यहाँ पे छन जाएंगे, जो सड़ी गली चीजें हैं वो भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी, लेकिन जो हमारा वायराइड है वो छन के नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम मान लेते हैं कि हम एक चलनी लेते हैं, चलनी जिससे हम आटा चालते हैं, तो उसमें हम आटा मिला दें और गेहूं मिला दें, तो फिर जब हम उसको चालेंगे चलनी से, तो हमारा जो आटा है वो निकल जाएगा और गेहूं हमारा ऊपर रह जाएगा। तो जो गेहूं हमारा ऊपर रह गया है, हम उसको बैक्टीरिया बोल देंगे, जो हमारा आटा नीचे चला गया उसे हम वायराइड बोल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गेहूं के आकार से छोटा हमारा आटा हो चुका है। तो इसका मतलब ये कि बैक्टीरिया हमारा बड़ा है, गेहूं हमारा बड़ा है, और जो हमारे वायरस है, वायराइड हैं, ये छोटे हो चुके हैं, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे फिल्टर से निकल जाती हैं। ऐसे जो बैक्टीरिया छानने की मशीन होती है उससे भी ये निकल के चले जाते हैं। AMWG ने 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम होता है। ये तो हर जगह होता है। अगर मान लेते हैं कि हम दो चीजें ले लेते हैं, एक वो चीज जो बिल्कुल यहाँ पे हम दो चीजें ले लेते हैं, जैसे कि एक ऐसी चीज है जो बीमारी से ग्रस्त है, एक ऐसा पौधा जो बीमारी से ग्रस्त है, संक्रमित है, और एक ऐसा पेड़ ले लेते हैं जो संक्रमित नहीं है। ये संक्रमित है और ये संक्रमित नहीं है। तो यहाँ पे जैसे अगर ये दोनों पास पास हैं, ये दोनों पास पास हैं, इनमें बहुत सारे डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये संक्रमित है, इसकी चीजों में बहुत सारे डिफरेंट होंगे। तो ये इसके पास है तो बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो रही हैं। अब अच्छी चीजें बुरी चीजों को अच्छी कर सकती हैं, लेकिन जब तक वो खुद से ना अच्छा होना जाए। अगर एक बार इनमें बीमारी फैल गई तो फैल गई। अब ये अपनी अच्छाई इस पे नहीं दिखा सकता, लेकिन ये अपनी बुराई से दिखा सकता है। तो ये जो थोड़ा संक्रमित है, धीरे धीरे करके ये पौधा भी संक्रमित हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे वैज्ञानिक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस, संक्रमित जो यहाँ पे तंबाकू का पौधा है उसका जो रस है स्वस्थ, मतलब जो स्वस्थ है, जो अच्छा तंबाकू का पेड़ है, स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम होता है। इन्होंने इस रस यानी कि इस तरल को कैंटेजियम वाइनम
रेडियम संक्रमित जीव तरल कहा। अब इसका नाम उन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि अगर ये अच्छी चीज है और ये अच्छी चीज को बेकार मतलब उसको संक्रमित करने की इसमें क्षमता है, देन इसको एक नाम तो दिया ही जाएगा, तो ये नाम यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। WAMH चैनल ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। अभी मान लो कि किसी चीज में ये वायरस पाया जा रहा है, आप उसे बहुत 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 ज्यादा हीट करोगे, बहुत ज्यादा गर्म करोगे। मान लेते हैं कि एक तरल में एक गिलास पानी में बहुत सारे वायरस पाए जा रहे हैं, तो हम उस वायरस को तब तक उबालें जब तक पूरा वाटर मतलब जब तक सारा पानी जो है वो वाष्प होकर उड़ ना जाए। तो वहां पे अगर वाटर में वायरस पाए जा रहे हैं, वायराइड पाए जा रहे हैं, देन अगर आप उसे गर्म करते हो तो अगर वाटर वहां से चला जाता है, तो अगर हम उस वाटर को यहाँ पे उबालते हैं तो जब तक पूरा वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, अवशोषित नहीं हो जाता है, उसके बाद फिर तब जो भी बचेगा वहां पे वो हमारा रवेदार वही रहेगा, रवेदार बनाया जा सकता है। और इस रवे में मुख्यतः यानी कि इसमें क्या मुख्यतः पाया जाता है, इस रवे में मुख्यतः जो होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन इसमें मुख्यतः यही पाया जाता है, तो यानी कि जो हमारा रवेदार होता है उसमें मुख्यतः जो पाया जाता है वो प्रोटीन ही होता है, और वो अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है। देखो ये यही बोल रहा है कि जब तक ये किसी सजीव के संपर्क में नहीं आता है, जब तक ये किसी सजीव के संपर्क में नहीं आता, जैसे कि जीवन के संपर्क में नहीं आएगा, या तो किसी जीव के संपर्क में आया तो किसी इंसान के किसी जानवर के संपर्क में जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये निष्क्रिय रहेगा, तब तक इसमें जीवन संभव नहीं होगा, निष्क्रिय ही रहेगा कोशिका के बाहर। लेकिन जैसे ही किसी कोशिका के संपर्क में ये आता है तो तुरंत यहाँ पे इनमें जीवन संभव हो जाता है। वायरस अविकल्पीय परजीवी है। अविकल्पीय परजीवी का मतलब ये है कि अविकल्पीय परजीवी है, ये सजीव कोशिका के बाहर तो निर्जीव है, लेकिन जैसे ही सजीव कोशिका के संपर्क में आता है तुरंत इनमें जीवन व्यापन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सजीव कोशिका से दूर जो हमारा वायरस है वो निष्क्रिय होता है, यानी कि निर्जीव होता है। जैसे ही ये सजीव के संपर्क में आता है वैसे ही ये यहाँ पे जीवन व्यापन इसमें हो जाता है। ठीक है, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। जैसे कि ये जो हमारा वायरस है इसमें यहाँ पे देखो प्रोटीन पाया जाता है लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन के अतिरिक्त वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। आनुवंशिक पदार्थ होने का क्या मतलब है? आनुवंशिक पदार्थ होने का मतलब यही है कि ये यहाँ पे अपनी संतति को आगे बढ़ा सकता है, और सेम उन्हीं संतति को जैसे कि हम अपनी संतति को डीएनए आनुवंशिक पदार्थ एक तरीके का डीएनए ही है, यानी कि इनमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए को भी हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। इनमें डीएनए होता है, प्रोटीन के अलावा इसमें डीएनए भी पाया जाता है। प्रोटीन और डीएनए और प्रोटीन यहाँ पे वायरस के अंदर पाए जाते हैं, ये हमारे मेन पॉइंट है। जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है, देखो भी मैंने यही बोला, यही मतलब है कि जैसे कि अगर कोई भी आनुवंशिक पदार्थ है वो तो आनुवंशिक पदार्थ दो चीजें ही हो सकती हैं, या तो वो आरएनए होगा या तो वो डीएनए होगा। तो यहाँ पे देखो यही बोला है कि जो आरएनए अथवा डीएनए, इसका मतलब आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आरएनए हो या फिर डीएनए हो या फिर दोनों हो, अथवा मीन्स ये होता है कि एक ही पाया जाएगा, और दोनों चीजें पाई जाना मुश्किल होता है। आरएनए डीएनए एक ही चीजें हो सकती है। ठीक है, किसी भी वायरस में आरएनए, मान लो कोई भी वायरस है, किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं हो सकते। देखो यही मैंने आपको बोला कि कोई सा भी वायरस होगा उसमें आरएनए अथवा डीएनए अथवा आरएनए दोनों नहीं पाए जा सकते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन, यानी कि जो वायरस होता है उसमें जो प्रोटीन होता है जो वायरस होता है उसमें केंद्रक प्रोटीन होता है, यानी कि जो भी प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं वो हल्के केंद्रक जैसे होते हैं। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और इसका आनुवंशिक पदार्थ जो है वो
होता है, ठीक है। यहाँ पे इनका जो अनुवांशिक पदार्थ है वो संक्रामक होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को संक्रमित करने की क्षमता इसमें जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है कि किसी भी चीज को प्राय सभी पादपों में वायरस से एक लड़ी वाला आरएनए होता है। ज्यादातर जो पादप में होते हैं, यानी कि जो ज्यादातर पादप वायरस में होते हैं, उनमें जो यहाँ पे होता है आरएनए, यानी कि जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है और लड़ी वाला होता है। यानी कि जो वायरस होते हैं और ये पेड़ पौधे में जो इनकी वो पाई जाती है, यानी कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अब अनुवांशिक पदार्थ में क्या होते हैं? आरएनए अथवा डीएनए। तो आरएनए अथवा डीएनए में दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों हो सकता है, तो हम क्या सोचेंगे कि आरएनए है कि डीएनए है? तो वही यहाँ पे बोला गया कि सभी पादप में वायराइड, यानी कि वायराइड वायरस एक ही चीजें हैं, में एक लड़ी वाला आरएनए होता है। अब एक लड़ी वाला आरएनए का क्या मतलब है? हमारे पास जो आरएनए होते हैं, आरएनए अथवा डीएनए होते हैं, उनकी साइज ऐसी होती है। लेकिन एक लड़ी का मतलब ये है कि ओनली ये, एक लड़ी का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही चीज है। और हमारे आरएनए डीएनए इस तरीके के होते हैं। और आई होप कि इनमें जो पाया जाता होगा वो ऐसा होता होगा। एक ही लड़ी का मतलब है कि ओनली एक ही साइड, ठीक है, एक ही लड़ी वाला आरएनए होता है। और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। यानी कि जो पेड़ पौधे के वायरस होते हैं, पादप वायरस, अब इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। वायरस होता है उसमें एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतुओं में, और जो जंतु वायरस होता है उसमें दोहरी लड़ी वाला, उसमें दोहरी लड़ी वाला या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। लेकिन जंतुओं में दो वाला होगा, जंतुओं में ये वाला होगा, पादपों में ये वाला होगा, ठीक है। वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्रायः दोहरी लड़ी वाला होता है। इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं अथवा जीवाणु भोजी का मतलब जीवाणु भोजी, भोजन करना जो जीवाणुओं से होता है। बैक्टीरियोफेज अथवा वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमित करता है। यहाँ पे देखो, हमने देखा कि जो जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमित करता है प्राय दोहरी लड़ी वाला होता है। दोहरी लड़ी वाला जो होता है वो चीजें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे क्या कैसे होता है। अब आगे का देखते हैं। दोहरी लड़ी वाला डीएनए वायरस होता है, ठीक है। प्रोटीन के आवरण अंतर, आवरण का मतलब ये है कि इसके जो बाहर का कवच है, आवरण जो उसका है वो प्रोटीन का होता है, को कैप्सिडो कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इनके जो भी ये चीजें पाई जाती हैं उनका जो बाहरी आवरण होता है वो प्रोटीन का जो बाहरी आवरण है हमारा, वो उसको उसके अस्तर को हम कैप्सिडो कहते हैं। और यहाँ छोटी छोटी उप इकाइयां जिन्हें पेटिकोस भी कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं, से मिलकर बना होता है। यानी कि देखो अब यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोटीन के आवरण स्तर। मान लेते हैं कि ये हमारा छोटा सा जीव है, अब उसके ऊपर जो है हमारा प्रोटीन का आवरण लगा है। प्रोटीन का आवरण लगा है, तो यहाँ पे अगर एक से है तो उसको हम कैप्सिड कहेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो हम कैप्सिडो कहेंगे, से मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लियस एसिड को संरक्षित करता है। यानी कि जो हमारा कैप्सिड है, अगर वो किसी भी चीज का न्यूक्लियस एसिड अगर बाहर से आ रहा है, एसिड अगर इस पे कहीं से भी पड़ रहा है तो ये उसको यहाँ पे संरक्षित करता है, इस विषाणु को, वायरस को संरक्षित करता है, इसको सुरक्षा देता है। कैटिकांश कुंडलित अथवा बहुफलनीय ज्यामिति के रूप में लगे रहते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे बहुत सारे आवरण रहते हैं, जहाँ पे बहुफलनीय के रूप में लगे रहते हैं। वायरस में मेम्पस, चेचक, हार्पिस एवं इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो सकते हैं। जो हमारे वायरस है इनसे ये सारे रोग होते हैं मनुष्य में। अब देखो वायरस हमारा कितने कितने घटिया काम करता है। मनुष्य में एड्स जो होता है, एड्स के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। एड्स यहाँ पे वायरस के कारण ही होता है। एड्स मनुष्य में एड्स वायरस के कारण होता है। पौधों में मोजक बनना, पत्तियों का मुड़ना, देखो बहुत सारे अगर
पेड़ कल्ले ले रहे हैं तो उसकी पत्तियां नीचे की ओर डंठल से मुड़ जाती हैं और कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाती है। तो ये वायरस के कारण ही होता है, उस पत्तियों में वायरस लग जाता है। पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, कुंचन का मतलब है उसके जैसे यहाँ पे तो पत्तियों का मुड़ना होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पेड़ अंकुरित कर रहा है तो एक पत्तियां, दो पत्तियां, ये पत्तियां ऐसे ऐसे सिकुड़ जाएंगी। अगर वो सिकुड़ जा रही है तो ना तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ढंग का हो पाएगा, ना तो लीफ जो उसकी सरफेस बड़ी है तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जैसे कुंचन है वो अगर यहाँ पे छोटी छोटी बिल्कुल डंठल जो है वो भी बेकार हो जाएगा। तो अगर पत्तियां बेकार हुई, चलो एक बार हम मान लेते हैं कि उसका जो ऊपर का भाग है वो ग्रो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका ऊपर का भाग भी खराब हो जाएगा तो पेड़ ग्रो क्या करेगा। पीला होना, देखो कई सारे कल्ले निकलते ही पीले हो जाते हैं, तो पीला होना, स्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होने इसके लक्षण है। अवरुद्ध वृद्धि होने का मतलब ये कि वृद्धि रुक जाना या फिर बहुत धीरे धीरे वृद्धि होना, ठीक है। और यहाँ पे देखो बौना होना, अगर पेड़ की पत्तियां खराब हो गई, कल्ले खराब हो गए तो जाहिर सी बात है कि अवरुद्ध हो जाएगा, पेड़ जो है बौना हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे वायरस से हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, अब इतना बहुत है।